everyone, welcome to the sociology class. So today we are going to do a special session especially for CUET UG student. Yes, कल CUET UG का एग्जाम है, that is for sociology, and what we are going to do in today's session is हम लोग पूरा 12th का जो NCERT है दैट इज सेम लाइक CUET UG सिलेबस, दोनों का NCERT 12th का और CUET UG का जो सिलेबस है वो एकदम सेम है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग पूरे इंटायर सिलेबस के हम लोग MCQ सॉल्व करेंगे टॉपिक वाइज, और एक ही वीडियो के थ्रू हम लोग पूरा जो आपका सिलेबस है उसको रिवाइज करेंगे। ये वीडियो सिर्फ CUET UG के लिए ही हेल्पफुल नहीं है, बट ये उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल है जो बाकी MCQ सोशोलॉजी के जो एग्जाम्स हैं उनमें अपीयर होने वाले हैं, ठीक है। और साथ में 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं CBSE बोर्ड के जो NCERT पढ़ते हैं उनके लिए भी ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये एक पूरा कंपाइलेशन है, यू कैन से, मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में इसको रिकॉर्ड किया था और मैंने पूरा एक साथ कंपाइल कर दिया है, जिसमें आपको सारे जितने भी टॉपिक्स हैं उसके आपको MCQ मिल जाएंगे और एक तरह का आपका रिवीजन हो जाएगा। आई होप कि आप ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो आपने ऑलरेडी सिलेबस कवर कर लिया होगा, और 2025 के लिए मैं बनाऊंगी प्लेलिस्ट। आई नो 2024 के लिए मैंने बोला था प्लेलिस्ट बनाने को एंड 12th क्लास को कवर करने को, बट मैं नहीं कर पाई ड्यू टू सम अर्जेंट थिंग्स दैट आई हैड टू डू। बट फॉर 2025 एग्जाम आई विल कवर इंटायर 11th 12th NCERT ऑन दिस चैनल फॉर फ्री। ओके, तो अगर आप 2025 में ये वीडियो देख रहे हैं तो फिर आपको पता होगा ये कि सारा जो भी मटीरियल है एग्जाम से रिलेटेड वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका होगा, ठीक है। दैट इज़ माई प्रॉमिस, इसीलिए मैं इस वीडियो में बोले दे रही हूँ ताकि 2025 में जब मैं ये वीडियो देखूँ तो आप मुझे भी लगेगा कि हाँ मैंने वो चीज़ कंप्लीट कर दी, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं और सारे MCQs को एक बार में कवर करते हैं और आपका रिवीजन भी कंप्लीट करते हैं। बट याद रखना गाइस कि थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा तो आप लोग 2x की स्पीड पे या फिर 1.5x स्पीड पे लगाकर इसको देखना, ठीक है। एग्जाम से पहले ये कंपलसरी है कि सारे क्वेश्चंस को आप रिवाइज करके जाओ, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से आने के काफ़ी चांसेस हैं। ओके, एंड आई एम योर एजुकेटर भैरवी भारद्वाज। जैसे कि आप जानते हैं मैं इस प्लेटफॉर्म पे सोशियोलॉजी पढ़ाती हूँ। ये टेलीग्राम चैनल है गाइस जो आपको ज़रूर से ज्वाइन करना है, क्योंकि इसी टेलीग्राम पर आपको इसका PDF मिलेगा और बाकी के जो भी मेरे वीडियोस होते हैं उनकी भी PDF आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगी। तो टेलीग्राम ज़रूर से ज्वाइन करना। बाकी CUET UG का एंड 11th 12th का जो ग्रुप है वो मैंने अलग बना दिया है, तो मैं वीडियो के लास्ट में उसको बताऊंगी, तो उसे आपको ज़रूर से ज्वाइन करना है इफ़ यू आर अपीयरिंग फॉर बोर्ड एग्जाम, इफ़ यू आर गिविंग CUET UG 2025, तो आपको वो जो ग्रुप है वो ज़रूर से ज्वाइन करना है। और एक और चीज़ है जो मैं बहुत जल्द रिवील करने वाली हूँ, स्पेशली समथिंग इज़ कमिंग फॉर CUET UG स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं और जल्दी जल्दी अपना सारा जो सिलेबस है उसे कवर करते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लीव अ कमेंट फॉर मी दैट इफ यू लाइक दिस वीडियो और नॉट। ओके, आई विल बी वेटिंग एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर फीडबैक्स। तो स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं और पूरा रिविजन एक बार में इस वीडियो के थ्रू कवर करते हैं। So first unit that we are going to cover is structure of Indian society। जिन्होंने CUET UG का पेपर देना है और जो 12th क्लास में है वो जानते हैं कि ये यूनिट कितनी important है for your exam। So start करते हैं। Question number 1, who among the following said that sociology can help you to map the links and connections between personal troubles and social issues? Max Weber, Emile Durkheim, Bruno Latour या फिर C. Rit Mills? वेरी इजी क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर इज D, दैट इज C. Rit Mills। C. Rit Mills बात करते हैं सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन की और उसी में वो बात करते हैं पर्सनल ट्रबल्स एंड सोशल इश्यूज की। तो यू हैव टू रिमेंबर द बुक नेम ऑल्सो, दैट इज द सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन। ओके, आई होप समझ में आ रहा हो क्योंकि पेन मेरा थोड़ा सा थिक है। 1959 में ये बुक आई थी, आपको उसका जो ईयर है वो भी याद रखना है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, विच टर्म रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल to examine his or her own feelings, reactions and motives or reasons for acting in a particular situation? Communalism, colonialism, nationalism या फिर reflexivity? The correct answer is D, that is reflexivity। Please remember कि जो इंडिविजुअल की एबिलिटी होती है जिससे वो अपनी फीलिंग्स को यू कैन से एग्जामिन कर पाता है, दैट इज रिफ्लेक्सिविटी।
कम्युनलिज्म का मतलब क्या होता है? व्हेन पीपल ऑफ वन कम्युनिटी और रिलीजन गो अगेंस्ट द पीपल ऑफ अनदर कम्युनिटी और रिलीजन, मतलब एक कम्युनिटी एक रिलीजन के लोग जब दूसरी कम्युनिटी के अगेंस्ट हो जाते हैं, दूसरे रिलीजन के अगेंस्ट हो जाते हैं, उसे हम लोग कम्युनलिज्म कहते हैं, ठीक है। और नेशनलिज्म का मतलब तो आपको पता ही है, दैट इज लॉयल्टी या फिर लव फॉर योर नेशन, ठीक है, अपने नेशन के लिए, अपने देश के लिए जो प्यार है, दैट इज नेशनलिज्म। ओके। कोलोनियलिज्म का मतलब क्या होता है? जब एक पावरफुल कंट्री कंट्रोल कर लेती है दूसरी यानी कि थोड़ी वीक कंट्री पे, और उसके थ्रू वो खुद रिच होती है। दैट मीन्स लेट्स से कोई एक ए है कंट्री जो कि थोड़ी यू कैन से सुपीरियर है, थोड़ी स्ट्रांग है, ठीक है, और वो क्या करती है, वो बी को अपना कॉलोनी बना लेती है, एक दूसरी कंट्री को। उसके बाद वो यहाँ से रिसोर्सेस ले लेके खुद रिच होने लगती है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पर चारों टर्म का मतलब जो है वो समझ में आ गया होगा। मैंने कोशिश की है कि मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बता पाऊँ। अच्छा, सारी चीज़ों का मैं एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगी इस वीडियो में, क्योंकि फिर तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और एग्ज़ाम आपका कल ही है। तो उस हिसाब से मैंने इस वीडियो को कोशिश की है फ्रेम करने की, ताकि आपका जो रिविजन है वो अच्छे से हो जाए और कम टाइम में आप ज़्यादा लर्न कर सको। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडी द ट्रेंड्स एंड प्रोसेसेस एसोसिएटेड विद पॉपुलेशन। इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ये स्टडी करता है कि पॉपुलेशन के क्या ट्रेंड्स हैं, क्या प्रोसेसेस हैं? डेमोग्राफी, सोशल चेंज, सेक्स रेशियो, पॉपुलेशन ग्रोथ। दिस इज अ इजी क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज डेमोग्राफी। एंड आपको एक चीज और याद रखनी चाहिए, दैट इज फादर ऑफ डेमोग्राफी कौन है? तो फादर ऑफ डेमोग्राफी है जॉन ग्रंट, ठीक है। वेट, ठीक है, ये इसके फादर हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, हु इज द फादर ऑफ डेमोग्राफी। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, विच सोशोलॉजिस्ट डिस्क्राइब सुसाइड एज अ सोशल फिनोमिना। इसमें से कौन सा ऐसा सोशोलॉजिस्ट है जिसने हमें टाइप्स दिए हैं सुसाइड के, या सुसाइड पे बात की है? द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज एमाइल डर्कहाइम। हम सबको पता है सोशोलॉजी के इवन 11th-12th में भी आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, दैट सुसाइड के बारे में एमाइल डर्कहाइम बात करते हैं, ठीक है। और बाकी जो मेरे पीजी वाले स्टूडेंट्स हैं और जो नेट के स्टूडेंट्स हैं उनको तो ये चीज़ पता ही है। आई होप वो लोग भी ये वीडियो देख रहे होंगे, क्योंकि ये सब कुछ जो है वो इम्पॉर्टेंट है, एनसीईआरटी को आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते, राइट। सो एमाइल डर्कहाइम के बारे में आपको याद रखना है कि उन्होंने 4 तरह के सुसाइड के बारे में हमें बताया था, दैट इज अनोमिक, ईगोइस्टिक, अल्ट्रुइस्टिक एंड फेटलिस्टिक। एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ कि इंटीग्रेशन के बेसिस पे उन्होंने 2 बताई थी, दैट इज अनोमिक एंड ईगोइस्टिक, एंड रेगुलेशन के बेसिस पे उन्होंने 2 बताई थी, अल्ट्रुइस्टिक एंड फेटलिस्टिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, विच अमंग द फॉलोइंग थिंकर गेव द थ्योरी ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ। मैंने ऑलरेडी पॉपुलेशन ग्रोथ पे थ्योरी जो है उसको पढ़ा भी रखा है। द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज थॉमस रॉबर्ट माल्थस। इनकी जो थ्योरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं सीबीएसई में भी और सीयूईटी यूजी में भी, ठीक है। तो आप इसको एकदम निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर नहीं पता ये क्या होता है तो चैनल पे जो वीडियो है शॉर्ट वाला उसको प्लीज देख के तभी एग्जाम में जाना। Question number 6, which among the following is a criticism of Malthusian theory of population? इनमें से कौन सा सेंटेंस है जो माल्थुसियन थ्योरी जो है उसका क्रिटिसिज्म है? The correct answer here is D, that is problems like poverty and starvation is not by population growth but by unequal distribution of resources. Please remember this कि जो थ्योरी जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसका वीडियो आपको देखना है, अगर आपको नहीं पता ये क्या होता है, तो इसमें क्या है कि जो पोवर्टी और स्टार्वेशन है, वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से नहीं होती हैं, बल्कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की वजह से होती हैं। यानी हमारी सोसाइटी में जो चीज़ें हैं वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सबके पास इक्वली सब कुछ नहीं है। इसी वजह से पोवर्टी और स्टार्वेशन होता है, ना कि पॉपुलेशन के बढ़ने से पोवर्टी एंड स्टार्वेशन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 7, नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें से क्वेश्चन ऑलरेडी आया है, मैच द फॉलोइंग है, जिसमें आपको मैच करनी है कुछ रेट्स और उनके मीनिंग। सो मैं यहाँ पर करेक्ट आंसर बता के जल्दी से मैच कर देती हूँ क्योंकि टाइम कम है। नाउ बर्थ रेट क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स पर 1000 पॉपुलेशन इज योर बर्थ रेट। यू हैव टू रिमेंबर दिस। काफ़ी टेक्निकल टर्म्स हैं और उनके बस मीनिंग है जो आपको याद करने हैं, ठीक है।
बी की अगर हम बात करें तो दैट इज योर डेथ रेट. सो डेथ रेट में क्या है कि नंबर ऑफ डेथ इन अ गिवन एरिया ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पर 1000 पॉपुलेशन. ओके. रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज क्या होता है? इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट, प्लीज रिमेंबर. एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? रेट दैट कीप्स अकाउंट ऑफ नंबर ऑफ वुमेन हु लाई इन चाइल्ड बर्थ पर 1000 लाइव बर्थ्स. ठीक है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको याद रखने हैं. आपके एनसीईआरटी में भी ये गिवन है, यहाँ से क्वेश्चन आता है. ओके. Question number 8. What refers to the proportion of people in different age groups relative to the total population? Age structure of population, life expectancy, fertility rate या फिर total fertility rate? The correct answer is A, that is age structure of population. और याद रखना इसको हम लोग एक चीज और बोलते हैं, that is population pyramid. ओके. क्वेश्चन नंबर 9. सेंसस से क्वेश्चन आता है. अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011, व्हाट इज द टोटल रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन? The correct answer for this is A, that is 68.8 and 31.2. Now सेंसस के लिए आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है. CUET UG के लिए आपको सिर्फ उतना पढ़ना है जितना आपके NCERT में है. ठीक है. Which state of India has the highest sex ratio? केरला, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश. The correct answer is A, that is केरला. Please remember. इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश जो है, अरुणाचल प्रदेश में हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो है. ठीक है. Question number 11. Which year is called the demographic divide in India? The correct answer is C, that is 1921. Please remember these type of question also comes in your exam. Question number 12. The changing age structure offers a demographic dividend for India. Identify from the following choices the relevant age range that allows for demographic dividend. डेमोग्राफिक डिविडेंड में जो हम लोग एज लेते हैं वो कितनी लेते हैं, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है. द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज 1564. देखो CUET UG में कॉन्सेप्ट से ज़्यादा जो है वो फैक्चुअल चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें जो आपको याद करनी है, आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट रटनी है. ठीक है. कॉन्सेप्चुअल बहुत कम है, रटने वाला बहुत ज़्यादा है. तो आपको ये सारी चीज़ें हैं जो याद करके एग्जाम में जाना है अगर आप चाहते हो आपका एग्जाम अच्छा हो. ठीक है. Question number 13. What are the salient demographic features of India's population? Growth rate of population, uneven distribution of population, age composition. इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो आंसर होगा all of the above. सारे ही जो हैं वो important demographic features हैं इंडियन सोसाइटी के. ओके. Question number 14. Whenever there is a bulge in the age group pyramid amongst the non-dependent age group, the dash is beneficial. इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, डेमोग्राफिक डिविडेंड, पॉपुलेशन प्लानिंग या फिर सेंसस. द करेक्ट आंसर इज बी. प्लीज रिमेंबर डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है जब जो एज ग्रुप पिरामिड है उसमें आपको एक बल्ज दिखता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 15. द सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज कॉल्ड व्हाट? नॉट डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की जो स्टेजेस है यहाँ से भी क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा, तो ये आपको याद रखना है. क्या है उसकी स्टेजेस? द करेक्ट आंसर is A. Second stage जो है वो है population explosion. Okay. Now you have to tell me in the comment section all the stages of demographic transition theory that we study. Okay. Question number 16. The growth rate is the difference between what? Immigration and immigration rates, birth and death, fertility and fecundity, none of the above. The correct answer is none of the above. Why? Because यहाँ पर growth rate जो होता है वो डिफरेंस होता है बर्थ रेट में, बर्थ रेट एंड डेथ रेट. ठीक है. अब यहाँ पर बर्थ एंड डेथ सो दिया हुआ है बट बर्थ रेट और डेथ रेट नहीं दिया हुआ है. इन दैट केस द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज नन ऑफ द अबव. ठीक है. तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे जहां पर आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 17. द थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वाज रिटन इन व्हाट? नाउ ये क्वेश्चन तो डायरेक्टली उस वीडियो से है जो मैंने पढ़ाया है. द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज एस्से ऑन पॉपुलेशन. इट वाज रिटन बाय माल्थस एंड ईयर भी आप याद रख सकते हो, दैट इज 1798. ठीक है. ईयर्स भी आपको याद रखते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है वो मैच द कॉलम एंड ऑल में. ओके. क्वेश्चन नंबर 18. विच स्टेट इन इंडिया आर नियर द रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ?
रिप्लेसमेंट लेवल के नियर कौन सा है इसमें से स्टेट? द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज केरला. क्वेश्चन नंबर 19. Dependent comprise of young people below 15, old people above 65, infants and 70 plus old people, both A and C. कौन है जो डिपेंडेंट में आते हैं? द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज बोथ ए एंड सी. यानी बी जो है वो डिपेंडेंट में नहीं आते हैं. ओके. क्वेश्चन नंबर 20. इंडिया हैज रफली व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन? 17, 2.8, 21 या फिर 24? The correct answer is A, that is 17%. Okay. Question number 21. Which among the following is not the use of demographic data? Economic development, planning of policies, implementation of policies, private welfare. अब तुम खुद सोचो, डेमोग्राफिक डेटा जो है उसका यूज जो है वो किस में नहीं होगा? तो प्राइवेट वेलफेयर में उसका जो यूज है वो नहीं होगा, बाकी सब चीजों में उसका जो यूज है वो होगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 22. अब देखो यहाँ पर ईयर वाला क्वेश्चन है, तो ईयर इन सब चीजों के इंपॉर्टेंट है. नेशनल फैमिली प्लानिंग जो है वो कब आया था पहली बार? द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज 1952 में. प्लीज रिमेंबर द ईयर. In the theory of demographic transition, there are three basic phases of population growth. The first stage is that of dash in a society that is underdeveloped and technologically backward. Growth rate are low because both the death rate and the birth rate are very high, so that the difference between the two is low. High population growth, low population growth, medium population growth या फिर population loss. The correct answer is D, that is population loss. Okay, the first stage is that of population loss in a society that is underdeveloped and technologically backward. ठीक है. Question number 29. According to Dash, the anthropologist who studied Dhurai, the market has significance much beyond its economic function. For example, the layout of market symbolizes the hierarchical intergroup social relation in the region. Now, this is also a direct question from your NCERT. The correct answer is D, that is Alfred Gell. एल्फर्ड गेल ने धुराई पे जो है स्टडी किया था. ठीक है, याद रखना ये एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है. इनके बारे में आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन है. सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड 2 यूनिट. लेट अस मूव टू द थर्ड यूनिट. नाउ लेट अस स्टार्ट द सेकंड यूनिट, दैट इज सोशल इंस्टीट्यूशन कंटिन्यूटी एंड चेंज. सो यहाँ पर भी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो देखेंगे. व्हाट इज द नेम ऑफ एन एंशिएंट सोशल इंस्टीट्यूशन दैट हैज बीन पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर? दलित, अनटचेबिलिटी, ब्राह्मण्स, कास्ट. द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज कास्ट. वाई डी? बिकॉज कास्ट ही एक ऐसा सोशल इंस्टीट्यूशन है इसमें जो बहुत पहले से है इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर में. राइट. Question number 2. The term caste in the Indian context comprise of what? Tribe, varna, jati, both B and C. The correct answer is D, that is both B and C. यानी कि वर्णा और जाति दोनों ही जो हैं वो कास्ट का पार्ट हो जाते हैं. राइट. अब यहाँ पर देखो, बिल्कुल बेसिक सी बातें आपको याद रखनी है, बिल्कुल फैक्चुअल चीज़ें जो हैं वो आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा CUET UG में इन डेप्थ क्वेश्चंस नहीं आते हैं. ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और बहुत फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर कास्ट? इसमें से कौन सा है जो सही है कास्ट के लिए? इट इज अ चॉइस, एंडोगेमस, नॉट लिंक्ड टू ऑक्यूपेशंस, बेस्ड ऑन एगैलिटेरियनिज्म. द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज एंडोगेमस. कास्ट का जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ही है वो है एंडोगेमस. राइट. क्वेश्चन नंबर 4. हाउ मेनी मेजर डिविजन्स वर डिटरमाइंड इन वर्ना सिस्टम? वर्ना सिस्टम में कितने तरह की डिविजन्स हैं जो हम देखते हैं? 6, 5, 3, 4. द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज 4. वी नो दैट देयर आर 4 वर्नास इन आवर इंडियन सिस्टम. राइट. क्वेश्चन नंबर 5. डैश पास्ड अ लॉ दैट रिकॉग्नाइज्ड SC एंड ST. सबसे पहला कौन सा ऐसा लॉ था जिसने SC और ST को रिकॉग्नाइज किया? सो अकॉर्डिंग टू योर NCERT बुक, द करेक्ट आंसर इज बी. तो आपको याद रखना है दैट इट वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. बहुत सारी गाइड बुक्स में एंड बहुत सारी आपको अलग अलग ऑनलाइन वेबसाइट्स पर जो आंसर है वो मिलेगा ए, बट ये चीज़ डायरेक्टली आपके NCERT में मेंशन है दैट इट इज़ द बी,
जहाँ पर सबसे पहले रिकॉग्निशन मिला था SC/ST को. तो we will also go with the option number B. Okay, and one more thing guys, these questions are not framed by me. ये question मेरे बनाए हुए नहीं हैं. These questions are taken from a website or I can say it was an app जहाँ से मैंने ये questions को निकाला है. ठीक है, so they are not made by me. ये एक disclaimer है जो मैं देना चाहूँगी पहले से ही, because it is not my hard work. मैं बस इसको solve कर रही हूँ. These questions are made by somebody else. Okay. Question number 6. What do caste involve within themselves? Non-division, sub-district, subdivision, none. Caste क्या इन्वॉल्व करते हैं? The correct answer is subdivisions. We know that caste को अलग अलग हम लोग डिवाइड करते हैं and those divisions are called subdivisions. Okay. Question number 7. What made it difficult for the caste segregated pattern of social interaction to survive? इनमें से क्या है जो कास्ट को, समझ लो जिसने कास्ट को मुश्किल कर दिया रहना, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया सोशल इंटरेक्शन, यानी एक दूसरे से इंटरेक्ट करना कास्ट में. किसकी वजह से? पार्टीशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, नन ऑफ द अबव. द करेक्ट आंसर हियर इज सी, दैट इज अर्बनाइजेशन. अर्बनाइजेशन की वजह से बहुत ज़्यादा जो कास्ट है उसकी वैल्यू जो है वो कम होती गई. जैसे कि आप लोग अभी भी देख सकते हो, हम लोग जिस सोसाइटी में अभी हैं, कास्ट की बहुत ज़्यादा वैल्यू अब नहीं रह गई है ना सोसाइटल यू कैन से लेवल, राइट. Question number 8. What brought about major changes in the institution of caste? Oppression, neo-colonialism, colonialism या फिर imperialism? किसकी वजह से you can say major changes आए कास्ट के इंस्टीट्यूशन में? The correct answer is C, that is colonialism. यानी जब अंग्रेजों ने हम पे रूल किया था उसके बाद से जो कास्ट का सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा यू कैन से लो लेवल पे जाने लगा. क्यों? क्योंकि वेस्टर्न एजुकेशन वगैरह उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी थी, लोग चीज़ों को क्वेश्चन करने लगे थे और अपनी बात को बोलने लगे थे, राइट. क्वेश्चन नंबर 9. Who contributed to the development of Sanskritization and dominant caste? Very easy question. Aristotle, Bendit, M.N. Srinivas, Nehru. So NCERT में ऑलरेडी बहुत सारे थिंकर्स हैं जो साइड बाय साइड छोटे छोटे कॉलम्स में दिए हुए हैं जो कि आपको पढ़ने हैं, ठीक है. तो ये जो कॉन्सेप्ट है संस्कृताइजेशन और डोमिनेंट कास्ट, ये दिया है M.N. श्रीनिवास ने, प्लीज रिमेंबर. क्वेश्चन नंबर 10. The industrial areas of which state have suffered a dilution of tribal share of population? कौन सा ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया है जिसने ट्राइबल शेयर जो है उसका डाइल्यूशन फेस किया है? डाइल्यूशन मतलब मिल जाना या यू कैन से मिक्स हो जाना ट्राइबल का, यानी ट्राइबल के एरियाज का यू कैन से, या ट्राइबल शेयर पॉपुलेशन जो भी ट्राइब्स का यू कैन से डाइल्यूशन, ट्राइब्स का मिक्स हो जाना, ठीक है. द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज झारखंड. झारखंड में कई मूवमेंट्स भी हुए हैं, वी नो ट्राइबल मूवमेंट्स के बारे में भी हम पढ़ते हैं झारखंड में, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 11. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कास्ट? तो फीचर्स ऑफ कास्ट पे हमेशा क्वेश्चन आता है. एनसीईआरटी में आपके कुछ फीचर्स मेंशन हैं जो आपको पढ़ने हैं. कास्ट इज डिटरमाइंड बाय बर्थ. यस, मेंबरशिप इन कास्ट इन्वॉल्व्स स्ट्रिक्ट मैरिज. Caste membership involves rules about food and food sharing. There is a segmental organization in caste system. The correct answer is D, that is these all are important features of caste. ठीक है. Question number 13. Which of the following tribe have turned into settled agriculture? बिरहोर्स, संथल, होस या फिर गोंड्स? द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज होस. आपके एनसीईआरटी से है डायरेक्टली ये क्वेश्चन, वहाँ पर ये मेंशन है. क्वेश्चन नंबर 14. द आदिवासीज ट्रेडेड व्हाट? सॉल्ट, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, एलिफेंट्स, ऑल ऑफ द अबव. The correct answer is D, that is all of the above. So these are direct questions from NCERT. तो आपको बस NCERT के थ्रू ही करनी है अपनी प्रिपरेशन, NCERT से हटके कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 15. द मेट्रीलिनियल सिस्टम हैज इनहेरेंट डिसएग्रीमेंट बेस्ड ऑन व्हाट? मेट्रीलिनियल सिस्टम कौन से होते हैं? जहाँ पर वुमेन के थ्रू लीनियज देखा जाता है, राइट. जैसे अभी हम लोग अपने फादर के थ्रू लीनियज देखते हैं, है ना. जैसे मेरे नाम के आगे मेरा जो सरनेम है वो मेरे फादर का लगा हुआ है, बिकॉज वी लिव इन अ पेट्रीलिनियल सोसाइटी. बट अगर आपके सरनेम के आगे आपके पापा का नहीं, मम्मी का सरनेम लगा हुआ है, दैट इज योर मेट्रीलिनियल सिस्टम, ठीक है. तो इसमें से क्या है रीजंस जिनकी वजह से मेट्रीलिनियल सिस्टम में डिसएग्रीमेंट होता है? क्या है? वुमेन आर डिप्राइव्ड पावर, क्योंकि वुमेन्स के पास पावर होती है. स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी, यानी अथॉरिटी का जो स्ट्रक्चर है उसकी वजह से होता है ऐसा, वुमेन के पास ज़्यादा अथॉरिटी होती है. लीनियंसी टुवर्ड्स मेन, मेन की तरफ ज़्यादा लीनियंट होते हैं इसकी वजह से. सो द करेक्ट आंसर हेयर इज डी, दैट इज इन सब वजह से जो है वो डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है.
Question number 16. In which of the following society a newly married couple stays with the woman's parents? अगर किसी की न्यूली शादी हुई है, न्यूली मैरिड कपल मतलब जिनकी नई नई शादी हुई है, अगर वो वुमेन के पेरेंट्स के साथ रहेंगे तो इसको हम सोशोलॉजी में क्या कहते हैं? द करेक्ट आंसर इज ए, प्लीज रिमेंबर दैट इज मेट्री लोकल। और अगर मेन के पेरेंट्स के साथ रहेंगे अपोजिट इसका जस्ट दैट इज पेट्री लोकल। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, यहाँ पर हो जाएगा मेंस पेरेंट। ठीक है, और पेट्रीलिनियल और मेट्रीलिनियल तो आपको पता ही है, जहां पर हम लोग लीनियज देखते हैं अगर फादर के थ्रू तो पेट्रीलिनियल और मदर के थ्रू देखेंगे तो मेट्रीलिनियल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17. विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच गिविंग राइज टू ट्राइबल मूवमेंट्स? इनमें से कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट यू कैन से रीजन है जिसकी वजह से ट्राइबल मूवमेंट ज्यादा होते हैं? इश्यूज रिलेटेड टू एथनिक कल्चरल आइडेंटिटी, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्राइब्स, एम्प्लॉयमेंट इश्यूज या फिर वाटर अवेलेबिलिटी रिलेटेड इश्यूज? So according to your NCERT, the answer is A. Please remember that ethnic cultural identity की वजह से tribal movement जो है वो ज़्यादा होते हैं. Okay. Question number 18. What were the impact of tribal movements? Emergence of middle class from tribal groups, emergence of identity assertion, achievement of statehood for Jharkhand and Chhattisgarh, conversion to other religion. इनमें से कौन सा है जो impact है tribal movement का? द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज 1 2 3 जो आपके हैं वो बिल्कुल सही है, बट ये जो 3 है कि कन्वर्जन टू अदर रिलीजन, ये कोई इम्पैक्ट नहीं होता है ट्राइबल मूवमेंट का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर एंड एक्सटेंडेड फैमिली? क्या है ऐसा डिफरेंस जो कि आप सोच सकते हो न्यूक्लियर एंड एक्सटेंडेड फैमिली में? अच्छा, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि क्या होता है न्यूक्लियर एंड एक्सटेंडेड। राइट, न्यूक्लियर में क्या होता है दैट ऐसी फैमिली जिसमें होते हैं पेरेंट्स यानी मम्मी पापा, मदर फादर एंड चिल्ड्रन। ठीक है, ये होती है न्यूक्लियर फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली में क्या होता है पेरेंट, चिल्ड्रन और उसके साथ आ जाते हैं ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, दिस इज योर एक्सटेंडेड फैमिली, जहां पर आपके ग्रैंड पेरेंट्स यानी आपके बाबा दादी या फिर नाना नानी वो भी आपके साथ रहते हैं, दैट इज योर एक्सटेंडेड फैमिली। तो क्या है रीजन डिफरेंस का? साइज ऑफ मेंबर, साइज ऑफ फैमिली मेंबर इन लोकेलिटी, टोटल मेंबर ऑफ फैमिली या फिर टोटल नंबर ऑफ मैन इन द फैमिली। नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज साइज ऑफ मेंबर्स, यानी कितने मेंबर्स हैं, दैट इज द डिफरेंस जो कि न्यूक्लियर और एक्सटेंडेड फैमिली में मेजरली होता है। ठीक है, तो वी विल गो विद द ऑप्शन ए, दैट इज साइज। ओके, क्वेश्चन नंबर 20. व्हाट इज द पेट्रियार्कल फैमिली? अभी हम लोगों ने देखा था पेट्रीलिनियल, पेट्रीलिनियल एंड देन पेट्रीलोकल एंड मेट्रीलोकल। तो पेट्रियार्कल क्या होता है? प्लीज रिमेंबर, जहां पर मेन की अथॉरिटी ज्यादा होती है, यानी आपकी फैमिली में अगर आपके पापा का जो अथॉरिटी है वो ज्यादा है तो आपकी जो फैमिली है वो है पेट्रियार्कल, और अगर मम्मी की ज़्यादा चलती है, मम्मी ज़्यादा अथॉरिटी में है तो देन आप मेट्रियार्कल फैमिली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21. हायरार्किकल ऑर्डर ऑफ कास्ट इज बेस्ड ऑन डिस्टिंक्शन बिटवीन व्हाट? प्योरिटी एंड पॉपुलेशन, क्लास एंड वेल्थ, वर्क एंड पॉपुलेशन, रेस एंड कल्चर? द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज प्योरिटी एंड पॉपुलेशन। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया है? लुई दूमो ने। कास्ट से रिलेटेड जब भी ऐसा कुछ आएगा प्लीज रिमेंबर द कीवर्ड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी इसी से मिलता जुलता है। देखो, द डैश ऑर्डरिंग ऑफ कास्ट, यहाँ से ही आप समझ लो कास्ट को किस तरह से ऑर्डर किया जाता है, मतलब किस तरह से कास्ट को हम लोग देखते हैं। तो हायरार्की में देखते हैं, राइट। सबसे पहले आते हैं ब्राह्मण, देन वैश्य कह रही हूँ, क्षत्रिय, है ना। इस तरह से जो हम लोग देखते हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा, है ना। तो ये क्या है? ये एक हायरार्की है। सबसे नंबर 1 पे हम लोगों ने ब्राह्मण को रखा है, तो ये क्या है? हायरार्की। इसको हम लोग हायरार्की कहते हैं, जहाँ पर एक ऑर्डर में हम लोगों ने सेट कर रखा है। और प्योरिटी और पॉल्यूशन जब भी आपको दिखेगा आपके दिमाग में आना चाहिए लुई दूमो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23. ही वॉज बॉर्न इन केरला, preached brotherhood for all and fought against the ill effects of the caste system. He led a quiet and significant social revolution and gave the watchwords one caste, one religion, one God for all men. He is who? Now this question is directly from your NCERT. The correct answer is A, that is Sri Narayan Guru. यहाँ पर श्री नारायण गुरु की बात हो रही है जिन्होंने one caste, one religion, one God for all men के बारे में बोला था।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, he was born in Kerala and was leader of the lower caste and Dalit. With his efforts, Dalit got freedom to walk on public roads and Dalit children were allowed to join schools. कौन किसके बारे में बात हो रही है ये? सो द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज आयन गली। यहाँ पर आयन गली के बारे में बात हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, वेरी इजी क्वेश्चन। एडम स्मिथ की बुक इसमें से जो है कौन सी है? प्लीज रिमेंबर द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज द वेल्थ ऑफ नेशन। एंड एडम स्मिथ कौन है? एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। Question number 26, dash refers to the place where things are bought and sold, a gathering of buyers and sellers or a category of trade or business। यानी एक ऐसी जगह जहाँ पर हम कुछ खरीदते हैं, कुछ बेचते हैं, जहाँ पर सारे बायर्स और सेलर्स मिलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मार्केट, कैपिटलिज्म, ग्लोबलाइजेशन या फिर लिबरलाइजेशन। सो द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज मार्केट। ओके, इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, traditionally dash were the business communities। now this question, देखो directly this question is from NCERT, but you guys won't believe ये क्वेश्चन बड़े बड़े जो एंट्रेंस एग्जाम है वहां पर भी पूछा गया है। जामिया में ये क्वेश्चन इन्होंने यहीं से उठा लिया था, लग रहा है यूजी में से। इसीलिए मैं कहती हूँ एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी सब्जेक्ट में आप पढ़ रहे हो, आपको स्टार्ट हमेशा एनसीईआरटी से ही करना चाहिए। द करेक्ट आंसर इज ए। प्लीज रिमेंबर, मारवाड़ीज जो होते हैं वो होते हैं बिजनेस क्लास, ठीक है। Question number 28, Smith supported the idea of a free market, that is, a market free from all kinds of regulation, whether by the state or otherwise. This economic philosophy was also given the name of laissez-faire। laissez-faire में क्या होता है? फ्री मार्केट की बात होती है, मतलब गवर्नमेंट का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। सो द करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट? laissez-faire का मतलब क्या है? अगर मैंने बोला गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, मतलब लीव अलोन, ओके। The correct answer is A. So we have completed 2 units till now, and let us move to the unit number 3. Now let us start unit 4, that is your challenges of cultural diversity. So यहाँ के भी जो questions हैं वो directly NCERT से हैं। Question number 1 is, power whose basis is the threat or application of punishment is called what? The correct answer is D, that is force. Okay. Question number 2, states try to establish and enhance political legitimacy through what? Nation building strategy, communist strategy या फिर imperial strategy, singular national identity. The correct answer is A, that is nation building strategy. Okay. Question number 3, how many languages are recognized officially in 8th schedule of the constitution? यहाँ पर थोड़ा सा गलत था क्वेश्चन, इसका आंसर जो दिया हुआ था वो ए है, जो कि गलत है। आई थिंक ओल्ड फॉर्मेट पे ये क्वेश्चन बना है, इसलिए अभी के लिए आपको याद रखना है दैट देयर आर 22 लैंग्वेजेस दैट आर मेंशन्ड इन योर 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 8th शेड्यूल को याद रखना है आपको। आपसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कौन से शेड्यूल में लैंग्वेजेस की बात होती है, ठीक है। तो 22 नंबर है जो आपको याद रखना है। Question number 4, the dash process involves a continuous dialogue, negotiation, and even struggle against significant others like our parents, family, kin group, and our community. Our community provides us the language and culture values through which we comprehend the world. It also anchors our self-identity. तो कौन से प्रोसेस से आपका सेल्फ बनता है, यानी आपकी जो इंडिविजुअलिटी है, आपकी जो पर्सनालिटी है, वो बनती है इस प्रोसेस से। द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज सोशलाइजेशन, जो कि हम लोग पढ़ते हैं सोशोलॉजी में, एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड आई डोंट नो CUET UG में यह आ सकता है कि नहीं, बट सोशलाइजेशन को हम लोग इनकल्चरेशन भी बोल सकते हैं। इनकल्चरेशन का जो टॉपिक है उसको हम लोग कल्चर में पढ़ते हैं, सो इनकल्चरेशन भी हम लोग बोल सकते हैं सोशलाइजेशन को। दोनों का मीनिंग जो है वो सेम होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, एक्टिविटीज विच आर डिटरमाइंड बाय द एक्सीडेंट्स ऑफ बर्थ and do not involve any choice on the part of individual concerned are known as what? ऐसी चीज़ें जो आपको करनी पड़ती हैं because of your birth, यानी आपके बर्थ की वजह से वो चीज़ें हैं या आपको करनी पड़ती हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, बर्थ के साथ हम एसोसिएट करते हैं अस्क्रिप्टिव को, ठीक है। अस्क्रिप्टिव और अचीव्ड स्टेटस जो हम लोग सोशोलॉजी में पढ़ते हैं वही कॉन्सेप्ट है ये, ओके।
Question number 6, Finance Commission, which is set up every dash years to decide on sharing of tax revenue between center and state. Each 5-year plan also involves detailed state plans prepared by the State Planning Commission of each state. Now the correct answer is 5, that is हर 5 years में फाइनेंस कमीशन को सेटअप किया जाता है, बट आपके एनसीईआरटी में पता नहीं क्यों 10 मेंशन है, ठीक है, और ये जो जहाँ से मैंने क्वेश्चंस लिए हैं वहाँ पर भी 10 ही मेंशन था, तो आई डोंट नो व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. आई एम गोइंग विथ 5 बिकॉज इफ यू विल सर्च दिस ऑन इंटरनेट एंड एवरीवेयर यू विल फाइंड 5 ओनली, ठीक है. तो हो सकता है एनसीईआरटी अपडेट ना हुआ हो, या हो सकता है कि जो जहाँ से मैंने ये क्वेश्चन लिया है वहाँ पे भी गलत हो, तो एक बार आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा कि 5 होगा या 10 होगा, ठीक है, और आप मुझे कमेंट में ये चीज़ क्लियर भी कर सकते हो. Question number 7. In dash authority, rules are obeyed because their commands are within the impersonal, formally defined scope of their office. देखो, impersonal की बात आ गई है, तो क्या होगा? The correct answer is A, that is legal rational. And legal rational authority की बात कौन करता है? मैक्स वेबर बात करते हैं इसके बारे में. Okay. Question number 8. Dash is a political process that has to do with the authoritative formulation of policies that are binding and pervasive throughout society. कौन सा पॉलिटिकल प्रोसेस होगा जहाँ पर अथॉरिटेटिव फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज है, मतलब एक अथॉरिटी है और आपको वो चीज़ करनी ही पड़ेगी, उस पॉलिसी को आपको मानना ही पड़ेगा. दैट इज व्हाट? दैट इज टोटलिटेरियनिज्म. ओके. क्वेश्चन नंबर 9. डाइवर्सिटी emphasizes dash rather than inequalities. इक्वालिटी, डिफरेंट, सिमिलैरिटी, यूनिक. तो डाइवर्सिटी जो है वो डिफरेंट पे एम्फेसाइज करता है रैदर देन इनइक्वालिटी, क्योंकि डाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि एक ही जगह पर हर तरह के लोग हैं, राइट. हिंदू है, मुस्लिम है. इंडिया इज अ बेस्ट एग्जाम्पल वेयर वी सी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, राइट. इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी वी आर यूनाइटेड. सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज डिफरेंट. ओके. Question number 10. Dash refers to the preconceived idea about an individual or groups. Stereotype, race, अभी हम लोगों ने ये क्वेश्चन करा था, सेम है. The correct answer is C, that is prejudice. Okay. Question number 11. Which state often limit or abolish civil liberties like freedom of speech, freedom of press, freedom of political activity, right to protection from wrongful use of authority, right to due process? यानी कौन सा ऐसा यू कैन से स्टेट होगा जो ये सारी चीज़ों को अबॉलिश कर देता है? तो डेमोक्रेटिक तो नहीं होगा, क्योंकि डेमोक्रेटिक में तो फीचर्स होते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, राइट. द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बी, दैट इज अथॉरिटेरियन स्टेट्स. ओके. Question number 12. Which among the following society is the non-state and non-market part of public domain in which individuals get together voluntarily to create institution or organization? यहाँ पर बात हो रही है सिविल सोसाइटी की. प्लीज रिमेंबर द मीनिंग. यहाँ पर आपको जो CUET UG में क्वेश्चंस मिलेंगे ना, वो बहुत ज़्यादा डायरेक्ट होंगे. मैंने पहले भी बोला, आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पर सीधे सीधे आपको बस मीनिंग पता होनी चाहिए. जैसे सिविल सोसाइटी क्या होता है, इगैलिटेरियन सोसाइटी क्या होता है, जहाँ पर इक्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है, सब कुछ इक्वल होता है. तो इस तरह से आपको बस मीनिंग पे फोकस करके पढ़ाई करनी है. ओके. Question number 13. Which of the following is not a part of civil society? Doordarshan, a car manufacturing company, both A and B, neither A nor B. The correct answer is C, that is both A and B. Question number 14. The Right to Information Act was passed by Parliament on. Please remember the dates also. Question यहाँ से आता है. The correct answer is 15 June 2005. Right to Information का जो पार्ट है वो NCERT में मेंशन है. आपके पूरे NCERT में आपने ये चीज़ देखी होगी कि बहुत सारे बॉक्स हैं, वो सारे बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन बॉक्स से भी क्वेश्चन आता है, तो आप उसको छोड़ नहीं सकते. ठीक है. Question number 15. Which of the following term related to the arrival of modernity and the rise of science and rationality as alternatives to religious ways of understanding the world? Appreciation, licensing, privatization, secularism. The correct answer is D, that is secularism. Question number 16. Which of the following term refers to aggressive chauvinism based on religious identity? या आइडेंटिफाई, ओके आइडेंटिटी होगा आई थिंक, नॉट आइडेंटिफाई. कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म. देखो एग्रेसिव शॉविनिज्म का क्या मतलब है?
आप यही समझ लो कि ये जितने भी यहाँ पर टॉपिक्स दिए हैं, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, इनमें से एग्रेसिव क्या होता है? मैंने आपको स्टार्टिंग में कम्युनलिज्म का मीनिंग बताया था। सो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो कम्युनिज्म हो जाएगा। ठीक है, आपको आगे पढ़ना ही नहीं था, समझना ही नहीं था, बट बस अग्रेसिव ही अगर आप समझ लेते की टर्म तो भी आप ये क्वेश्चन करते, ये क्वेश्चन ईजी था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट specifies that citizens have a right to what? Request any information, inspect document, works and records, take copies of documents, all of the above. राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में क्या होता है कि आप ये तीनों चीज़ें ही कर सकते हैं। यू हैव द राइट टू रिक्वेस्ट फॉर एनी इन्फॉर्मेशन, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए गवर्नमेंट से तो आप कर सकते हो इसमें रिक्वेस्ट। आप डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हो, चेक कर सकते हो और डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज भी रख सकते हो। ठीक है, Question number 18, nation building is viewed mainly as a process of economic development and social transformation. Nation building को you can say किस driven से देखा जाता है? The correct answer is B, that is state driven. Okay. Question number 19, Indian state of छत्तीसगढ़, उत्तरांचल एंड झारखंड वर क्रिएटेड इन अ ईयर। कौन से ईयर में ये तीनों बने थे? और ये जो है आपके एनसीईआरटी में मेंशन है तो आप इसे याद कर सकते हो, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज 2000। Question number 20, the report of the State Reorganization Commission SRC which was implemented on, आपको डेट बतानी है SRC का। The correct answer is B, that is 1st November 1956, please remember. Question number 21, regionalism in India is rooted in India's diversity of language, culture, tribe and religion. Regional sentiments are accommodated by communalism, nation state, federalism या फिर administration. The correct answer is C, that is federalism. Now let us start with the unit 5, that is process of social change in India. So इसमें भी हम लोग at least 20 to 25 questions solve करेंगे। देखो, which ruler were benefited by taking away the tribute or economic surplus from the people of subjugated area? यानी एक एरिया से अगर आप बहुत सारा ट्रिब्यूट या फिर इकोनॉमिक सरप्लस ले रहे हो तो किसको इसमें से फ़ायदा होता था? नाउ यू कैन सी दिस क्वेश्चन इन द आई थिंक सेंस ऑफ हिस्ट्री। अगर आप इसको हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे द करेक्ट आंसर शुड बी डी, दैट इज कोलोनियलिस्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, आवर पार्लियामेंट्री लीगल एंड एजुकेशनल सिस्टम आर बेस्ड ऑन विच मॉडल? प्लीज रिमेंबर इट इज बेस्ड ऑन ब्रिटिश मॉडल, दैट इज योर बी ऑप्शन। ओके, Question number 3, which of the following statement is are correct about National Planning Committee? So इसके क्वेश्चन में क्या है कि सारे ही पॉइंट्स जो हैं वो ऑल करेक्ट हैं, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन गलत हो जाता है, मैं लिख देती हूँ ऑल आर करेक्ट। ओके, सो आप लोग ये याद रखना ये सारे ही करेक्ट हैं, तो आप इससे रिवाइज भी कर सकते हो। ओके, Question number 4, MSA Rao explained how many types of impact on village by urbanization in India. So please remember it is B, that is 3. Okay. Question number 5, the emergence of machine production. बस इतना ही अगर आपने NCERT में पढ़ा होगा तो आपको इसका आंसर पता होगा कि मशीन प्रोडक्शन जो हुआ था बेस्ड ऑन इनएनिमेट पावर रिसोर्सेज लाइक स्टीम एंड इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्लोबलाइजेशन, कैपिटलिज्म, इंपीरियलिज्म या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन? द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन। Question number 6, a national planning committee was set up in 1936, 1938, 1940 and 1942. The correct answer is B, that is 1938. Please remember the years से question आता है क्योंकि यूजी का जो पेपर है आपका CUET का वो 12th लेवल एग्जाम है, तो वहाँ पर इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। आपसे बहुत ज़्यादा वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा पूछेंगे। ठीक है, सो प्लीज़ फोकस मोर ऑन लर्निंग दी फैक्ट्स, और जितने भी इस वीडियो में क्वेश्चंस के थ्रू आपको फैक्ट्स पता चल रहे हैं उनको अच्छे से देख लो। 2x की स्पीड पे मैं तो कहूँगी 3-4 बार वीडियो देखो एग्जाम जाने से पहले, तो काफ़ी हेल्प होगी आपको। ओके, द प्लानिंग कमीशन वाज सेट अप इन 1940, 1945, 1950 या फिर 1952? द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज 1950। क्वेश्चन नंबर 8, which among the following cities experienced high rate of urbanization in post independence period? Kolkata, Mumbai, Chennai, all of these? The correct answer is D, that is all of these. Question number 9,
Dash means the establishment of rule by one country over another. In the modern period, Western colonialism has had the greatest impact. India's past has been marked by the entry of numerous groups of people at different types who have established their rule over different parts of what constitutes modern India today. मैंने आपको शुरू में ही एक चीज बताई थी, बस इतनी सी लाइन. Rule by one country over another is what? The correct answer is B, that is colonialism. Colonialism को हम ये कहते हैं. ठीक है, आगे का पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, मैंने शुरू में ही आपको ये चीज बताई थी. Question number 10. An economic system in which the means of production are privately owned and organized to accumulate profit within a market system. The phenomena is known as what? Capitalism, globalization, imperialism या फिर colonization. So privately owned अगर प्रोडक्शन हो जाएगा किसी एक इकोनॉमिक सिस्टम में और प्रॉफिट पे ज़्यादा फोकस होगा मार्केट सिस्टम में, तो ये हो जाता है हमारा A, दैट इज योर कैपिटलिज्म. And you can also remember that Karl Marx has worked on capitalism. Question number 11. The advent of the railway in Bengal marked an important turning point which saw the conversion of its forest policy in Assam. Dash refers to non-interference of the government in working of free market. Now मैंने अभी इसके बारे में आपको बताया था. The correct answer is A, that is laissez-faire. And laissez-faire का मतलब आपको याद रखना है, that is leave alone, right? And it is given by Adam Smith. Okay. Question number 12. In Dash, an English merchant named Job Charnock arranged to lease 3 villages named Kolikata, Gobindpura and Sutanuti by the river Hooghly in order to set up a trading post. Now यहाँ पर ईयर आपको याद रखना है कि NCERT में क्या मेंशन था, जॉब चरनूक से रिलेटेड. ठीक है, द करेक्ट आंसर हियर इज C, दैट इज 1690. तो ईयर्स पे आपको फोकस करना है. क्वेश्चन नंबर 13. हु डिड मराठी ट्रांसलेशन ऑफ विद्यासागर बुक इंदु प्रकाश? द करेक्ट आंसर इज A, दैट इज विष्णु शास्त्री. याद रखना, विद्यासागर की बुक है इंदु प्रकाश, उसको मराठी ट्रांसलेशन किया था विष्णु शास्त्री ने. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 14. The 19th century reform initiated a period of what? 19th century में कौन सा पीरियड था, क्या क्या हो रहा था? क्वेश्चनिंग, रीइंटरप्रिटेशन, बोथ इंटेलेक्चुअल एंड सोशल ग्रोथ. तो करेक्ट आंसर जो होगा वो D है. ये तीनों ही चीजें हैं जो 19th सेंचुरी में हमें देखने को मिलती हैं. राइट. क्वेश्चन नंबर 15. On which of the following the influence of Sanskritization could be seen? Literature, ideology, style of life and ritual, all of the above. The correct answer for this is D, that is all of the above. Sanskritization का जो you can say influence है वो सब जगह हमें देखने को मिलता है. याद रखना, संस्कृताइजेशन एक पोजिशनल चेंज होता है सिर्फ, और कोई भी स्ट्रक्चर चेंज उसमें नहीं आता है. मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ पोजिशनल चेंज होता है इन संस्कृताइजेशन. नो स्ट्रक्चरल चेंज, मतलब आपकी अगर कास्ट जो है वो वही रहेगी और वो चेंज नहीं होगी. ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चरल चेंज नहीं होता है संस्कृताइजेशन. क्वेश्चन नंबर 16. द पाथ ऑफ डेवलपमेंट कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन वाज टेकन बाय. द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज A, दैट इज वेस्ट यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका. क्वेश्चन नंबर 17. फादर ऑफ इंडियन रेनेसा. फादर ऑफ इंडियन रेनेसा कौन है? द करेक्ट आंसर इज D, दैट इज राजा राम मोहन रॉय. क्वेश्चन नंबर 18. हु लेड द इम्पोर्टेंस ऑन फ्री इंक्वायरी टू ब्रिंग सोशल चेंज? किसने फ्री इंक्वायरी पे फोकस किया था सोशल चेंज लाने के लिए? द करेक्ट आंसर इज B, दैट इज सर सैयद अहमद खान. क्वेश्चन नंबर 19. विच सोशल रिफॉर्मर वॉज अ फिलोसोफर, प्रिंटर, राइटर, पब्लिश्ड एंटरप्रेन्योर एक्सेट्रा? द करेक्ट आंसर इज C, दैट इज विद्यासागर. यहाँ पर विद्यासागर की बात हो रही है और विद्यासागर की बुक है इंदु प्रकाश. बुक से भी क्वेश्चंस आते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 20. Sociologist Dash elaborates upon the modern context by sketching 3 aspects to the modern framework of change in colonial India. ठीक है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? The correct answer here is
ए दैट इज सतीश सबरेवाल। सतीश सबरेवाल का जो चीज़ है वो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, ठीक है, इनके बारे में एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एंड इनकी बुक का नाम भी याद रख लो, ये भी एनसीईआरटी में दी है, दैट इज फ्रेमवर्क इन चेंज। टू 2001 की बुक है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, द ऑल इंडिया मुस्लिम लेडीज कॉन्फ्रेंस, बस आपको इसका ईयर बताना है। 1914, 1915, दो बार 1915 दे दिया, 1916, कोई बात नहीं, हम लोग इसको चेंज नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑप्शन है ही नहीं। द करेक्ट आंसर इज ए, प्लीज रिमेंबर 1914 इज द आंसर। ओके, सो ईयर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपके में, बिकॉज इम्पॉर्टेंट है, फैक्चुअल बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं CUET UG में। क्वेश्चन नंबर 22, debates within communities were common during this period. For instance, सती was opposed by ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज ने सती प्रथा जो थी उसको अपोज किया था। ऑर्थोडॉक्स मेंबर ऑफ हिंदू कम्युनिटी इन बंगाल फॉर्म्ड एन ऑर्गेनाइजेशन, उसके यू कैन से कॉन्ट्रेरी में, उसके अपोजिट में एक नया ऑर्गेनाइजेशन बन गया था। वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था? सो द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज धर्म सभा। याद रखना, ब्रह्मो समाज ने सती को अपोज किया था, बट धर्म सभा ने सती को सपोर्ट किया था। Question number 23, the impact of Sanskritization is many-sided. Its influence can be seen in language, literature, ideology, music, dance, drama, style of life and ritual. It is primarily a process that takes place within, याद रखना संस्कृताइजेशन जो है वो हिंदू में होता है ज़्यादा, और देखो यहाँ पे हिंदुइज्म मेंशन भी था, तो आप लोग यहाँ से भी कर सकते थे, राइट। Question number 24, Dash established their colonial rule in India. Now this is a very basic question, तो याद रखना the correct answer is A, that is British. British ने जो है इंडिया पे colonial rule किया था, ओके, हिस्ट्री में जो हम लोग पढ़ते हैं। Question number 25, again same question, father of Indian Renaissance, the correct answer is A, that is Raja Ram Mohan Roy, okay. Now let us move to the unit 6, that is social change and polity. So social change and polity के कुछ questions हम लोग solve करते हैं। Question number 1, which of the following is are not a characteristic of direct democracy? It is the most common form of democracy. All citizens participate in making of public decision. It is without intermediaries of elected or appointed official. It can only be found where there are small numbers of people in a country. Now the correct answer is A, बिकॉज डायरेक्ट डेमोक्रेसी इतनी कॉमन नहीं है जितनी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हु ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया इन 1929? 1929 में कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किसने किया था? सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर। ना मैं थोड़ा जल्दी जल्दी ये सब कवर करती हूँ क्योंकि ये सब फैक्चुअल चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने वाला इनमें है नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, हु रोट द आर्टिकल द ओनली वे? The only way article is written by B, that is गांधी जी, ओके। और आप ईयर भी याद कर सकते हो क्योंकि ईयर के क्वेश्चन आपने देखा ही है, आते हैं। सो द करेक्ट आंसर, सॉरी, द करेक्ट ईयर इज 1939, ठीक है, 1939 ईयर है जो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, द इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन व्हाट? द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज जुलाई 1946। ये जो डेट्स हैं वो आपको याद रखनी है। Question number 5, Dash is the ultimate interpreter of Constitution. We know that Supreme Court is the ultimate interpreter of the Constitution. सारी जो चीज़ें हैं Constitution की उसको interpret Supreme Court ही करता है हमारे लिए, ठीक है। Question number 6, Dash has the right to hear some small civil and criminal cases. न्याय पंचायत, वन पंचायत, ग्राम पंचायत या फिर none of the above. So the correct answer here is A, that is न्याय पंचायत। प्लीज रिमेंबर दैट न्याय पंचायती है जहां पर स्मॉल सिविल एंड क्रिमिनल केसेस को सुना जाता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज कंडक्टेड टू द पंचायती राज इन ट्राइबल रीजन? डॉक्टर BR अम्बेडकर, के शांत्रियन, टिपलुट नॉनब्री या फिर महात्मा गांधी? सो द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज टिपलुट नॉनब्री। क्वेश्चन नंबर 8, इन colonial India the undemocratic and dash practice of British colonialism contrasted sharply with the vision of freedom. Now this question is directly from your NCERT and the correct answer here is B, that is discriminatory administrative, ठीक है। discriminatory administrative का क्या मतलब होता है? colonial India में जो ब्रिटिश थे
वो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करते थे, ठीक है, हर तरीके से। तो वही चीज़ है यहाँ पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, द स्केल ऑफ पॉवर्टी एंड इंटेंसिटी ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन विद इन इंडिया ऑल्सो लेड डीपर क्वेश्चनिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। ना यहाँ पर जो आंसर है वो है सी, दैट इज सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी होगा एंड पॉवर्टी भी होगा। दिस इज ऑल्सो डायरेक्टली फ्रॉम योर एनसीईआरटी पैराग्राफ, एकदम डिक्टो वहीं से ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 10, 1931 में एक रेजोल्यूशन आया था, उस रेजोल्यूशन का नाम आपसे पूछा गया है। आप चाहो तो क्वेश्चन रीड भी कर सकते हो, आई एम गिविंग यू सम टाइम। द करेक्ट आंसर इज, प्लीज रिमेंबर इट इज सी, दैट इज कराची सेशन, ठीक है, आपको ईयर याद रखने हैं इन सब चीजों के। Question number 11. Constituent Assembly adopted the title Directive Principle of State Policy to the rights that courts could enforce. Additional principles were added with unanimous acceptance. These included what? Dash clause that the state shall organize village panchayat. किसके clause की यहाँ पर बात हो रही है? The correct answer is A, that is K Santhanams, ठीक है, डायरेक्टली ये मेंशन है आपके एनसीईआरटी में। क्वेश्चन नंबर 12, डैश emphasized on the coexistence of liberty, equality and fraternity. किसने लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था? कोएग्जिस्टेंस मतलब साथ में एग्जिस्ट करता है, साथ में होता है। द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। Question number 13, Dash advocated for the increasing role of laws and parliament to bring about land reforms. किसने फोकस किया था इस पे? The correct answer is C, that is Jawaharlal Nehru. Okay. Question number 14, which institution is, okay, now this question is same. The correct answer is C, that is Supreme Court. Question number 15, article based question भी आते हैं, तो जितना भी एनसीईआरटी में ये सब मेंशन है वो आपको कवर करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, राइट टू इंफॉर्मेशन इज अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज आर्टिकल 19(1). क्वेश्चन नंबर 16, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हैज बीन एडेड टू विच फंडामेंटल राइट? द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज आर्टिकल 14, एंड आर्टिकल 14 वी ऑल नो टॉक्स अबाउट राइट टू इक्वालिटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, अगेन कराची रेजोल्यूशन का ईयर आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज 1931। क्वेश्चन नंबर 18, preamble of Indian Constitution seeks to ensure not only political justice but also what? So please remember the correct answer for this is C, कि सोशो इकोनॉमिक जस्टिस पे भी ये इंश्योर करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, Which among the following are not the power and responsibility of पंचायत? इनमें से कौन सा है जो पावर नहीं है या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है पंचायती राज सिस्टम की? यू कैन से prepare plans and schemes for economic development, promote schemes that will enhance social justice, levy taxes on alcohol shops, या फिर help in devolution of government responsibility. So the correct answer is C, that is levy taxes on alcohol shops. ये जो होता है responsibility या you can say power, ये होती है central government की, not पंचायती। Okay. Question number 20, which among the following constitutional amendment were made for Panchayati Raj institution? The correct answer is B, that is 73rd, 74th. Please remember, ये काफी question है जो repeat होता है, पूछा जाता है। Question number 21, which among the following was not a pressure group? इसमें से कौन सा pressure group नहीं है? We all know the correct answer is D. Election Commission जो है वो एक constitutional body है। ठीक है। Question number 22, according to which sociologist, party actions are always directed towards a goal which is undertaken in a planned manner? The correct answer is A, that is Max Weber. ये Max Weber की ही लाइन्स हैं, तो प्लीज इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो यूनिट 6 भी हमने कंप्लीट कर ली है। लेट अस मूव टू यूनिट 7। So now we are going to start our unit 7 of CUET UG Sociology syllabus, that is Social Change and Economy. तो यहाँ पर भी हम लोग ऑलमोस्ट 15 से ज़्यादा ही क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। डैश इज द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर द मेजॉरिटी ऑफ रूरल पॉपुलेशन। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज एग्रीकल्चर, क्योंकि रूरल पॉपुलेशन के लिए जो सोर्स होता है काम का, लाइवलीहुड का, वो एग्रीकल्चर होता है। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 2, दे हैव नो लैंड ऑफ देयर ओन एंड वर्क ऑन अदर्स। तो क्या होंगे ये? द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज एग्रीकल्चरल लेबर। एग्रीकल्चरल लेबर्स जो होते हैं उनके पास कोई लैंड नहीं होता है एंड वो दूसरों के लैंड पे वर्क करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, डोमिनेंट कास्ट ऑफ यूपी। ना इस क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि यहाँ पर ना यादव इन्होंने मेंशन नहीं किया है, तो आपको याद रखना है कि आपके एनसीईआरटी में भी यादव मेंशन है यूपी के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। और ये जो जाट हरियाणा ये सब है, ये तो हरियाणा का है, वहां पे ये डोमिनेंट होते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 4, हल्पति सिस्टम लेबर रिलेशनशिप इज प्रिवलेंट इन। ना हल्पति सिस्टम जो है वो गुजरात में ज़्यादा होता है एंड हल्पति का मतलब होता है, खाली हल्पति का मतलब आप समझ लो, दैट इज कल्टीवेटर। क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं हल्पति का मीनिंग, ठीक है। Question number 5. In which region farmers entered into contract with MNCs after globalization in India? The correct answer is A, that is Punjab and Karnataka. This is a direct question from your NCERT. Question number 6. Dash has sociological significance in that it disengages many people from the production process and make their own traditional knowledge of agriculture irrelevant. Mixed farming, commercial farming, contract farming, plantation farming. The correct answer is C, that is contract farming. Please remember, contract farming is mentioned in your NCERT also. Question number 7. Landowners manage to divide the land among relatives and other through dash transfers. कौन से ट्रांसफर से होता है? जहाँ पर लैंड ओनर्स जो होते हैं वो अपने लैंड को डिवाइड कर देते हैं, इट इज़ कॉल्ड ए, दैट इज़ बेनामी ट्रांसफर्स। बेनामी ट्रांसफर इसलिए किया जाता है ताकि वो बच सकें टैक्स पे करने से, राइट। Question number 8. Many working poor were tied to landowners in hereditary labor relationship. ठीक है, हेरिडिटरी लेबर रिलेशनशिप ये होता है, अभी हम लोगों ने देखा था बी, दैट इज हल्पति में, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। और ये हुंडी या फिर हुंडाई, इसका मतलब होता है एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में आपको चीज़ें नहीं समझनी है क्योंकि एग्जाम में आपके ये सब आएगा नहीं इतना डिटेल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9. इन विच सिस्टम द कंपनी आइडेंटिफाइज द क्रॉप्स टू बी ग्रोन, प्रोवाइड्स द सीड्स एंड आफ्टर इनपुट्स एज वेल एज टेक्निकल नो हाउ। तो यहाँ पर बात हो रही है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, ठीक है। सो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होता है, ये एक तरह का सिस्टम है जहाँ पर जो कंपनी है वो आपको क्रॉप्स दे देती है, कौन से क्रॉप कहाँ लगेंगे वो सब आपको बता देती है, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें जो है वो आपको करनी होती है, टेक्निकल नो हाउ वो आपको बता देती है, बाकी लेबर वर्क जो है वो जो एग्रीकल्चरल लेबर है वो करते हैं, दैट इज़ योर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 10. इन मोस्ट ऑफ द रीजन ऑफ इंडिया द मेजर लैंड ओइंग ग्रुप बिलोंग टू विच कास्ट, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, बिजनेस क्लास या फिर जैन। सो सबसे ज्यादा लैंड किसके पास होता है इसमें से? द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज अपर कास्ट। क्वेश्चन नंबर 11. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एग्रीकल्चर लेबर? दे own no land of their own, they work for others, they are more often unpaid. So the correct answer is D, that is all of the above. ये सारी ही एग्रीकल्चर लेबर की कैरेक्टरिस्टिक है। Question number 12. The laws that imposed an upper limit on the amount of land that can be owned by a particular family is known as what? Abolition of Zamindari System, Tenancy Abolition and Regulation Act, Land Ceiling Act या फिर रियोतवारी System. The correct answer is C, that is Land Ceiling Act. Question number 13. Footloose labor, ये question आ चुका है, it is coined by B, that is Jan Bremen. Question number 14. Which yojana was initiated by the government regarding the transformation of rural development? The correct answer is A, that is Deen Dayal Upadhyay Gram Jyoti Yojana, ठीक है, please remember this. Question number 15. इसमें से कौन सा है जो ग्रीन रेवोल्यूशन का पॉजिटिव यू कैन से कॉन्सिक्वेंस था, फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन का? द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज द एम्प्लॉयमेंट एंड वेज ऑफ एग्रीकल्चर लेबर इंक्रीज्ड इन मेनी एरियाज. क्वेश्चन नंबर 16. इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट फार्मर सुसाइड हैव बिकम वेरी कॉमन? तो द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, सब जगह पर ही बहुत ज़्यादा कॉमन है फार्मर सुसाइड. Question number 17.
The redistribution of property rights on the land for the benefit of small farmers and agriculture laborers. It includes two types of institutional changes. One relates to agrarian relation and other to the size of unit cultivation. It is necessary not only to boost agriculture growth but also to eradicate poverty in rural areas. यहाँ पर किसकी बात हो रही है? The correct answer is B, that is land reforms की. Question number 18. Dash are essentially the government declared minimum procuring prices for agriculture products for a given year. It is primarily done to protect farmers from potential losses and to maintain consistent price level. The correct answer is A, that is support price. Okay. Question number 19. Dash is a term that refers to structure of distribution of land holding. कौन से स्ट्रक्चर की बात हो सकती है? द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज अग्रेरियन स्ट्रक्चर. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट यूनिट 8, that is old and new arenas of social change. Question 1. The first attempt at printing books using modern technologies begin in which of the following places? America, Europe, Asia या फिर अफ्रीका? The correct answer is B. Please remember it was Europe जहाँ पे ये सब शुरू हुआ था. Question number 2. In India, Albert Bill agitation was organized by the British. Now question में ही दे दिया है इन्होंने. So the correct answer is C, that is British. Okay. Question number 3. Sambat Kaumudi in Bengal in the year 1821 was published by. The correct answer is C, that is Raja Ram Mohan Roy. Please remember. क्वेश्चन नंबर 4 है कि टेलीविजन प्रोग्रामिंग इंडिया में कब आई थी? द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज 1959 में. क्वेश्चन नंबर 5. द ग्लोबलाइजेशन हैज क्लोज लिंक्स विद व्हाट? इंटरनेशनल डायमेंशन, कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन, मीडिया इंडस्ट्री, स्ट्रक्चरल चेंज. द करेक्ट आंसर इज बी. प्लीज रिमेंबर, कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन जो है वहाँ से ग्लोबलाइजेशन की बहुत ज़्यादा जो है वो लिंक्स हैं और ये आपका डायरेक्टली एनसीईआरटी में दिया हुआ है. Question number 6. Dash is different from other means of communication as it requires a formal structural organization to meet large scale capital, production and management demands. यहाँ पर बात हो रही है C, that is mass communication की. Okay. Question number 7. The first modern mass media institution began with development of. सबसे पहला मास मीडिया जो आया था that was printing press. ठीक है, इसको याद रखना. एंड ये टेक्निक जो है इसके नाम को भी याद रखना कि किसने डेवलप की थी पहली बार. ओके. क्वेश्चन नंबर 8. द प्रिंट इंडस्ट्री डेवलप्ड इन अकॉर्डेंस विद द. किसकी वजह से प्रिंट इंडस्ट्री हमें देखने को मिला? द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. दीज आर वेरी बेसिक क्वेश्चंस. अच्छा, ग्लोबलाइजेशन की वजह से किन लोगों का काम छूट गया, किन लोगों की यू कैन से जॉब चली गई? सो द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. क्योंकि मशीन वगैरह आ गई थी तो जो हाथ से काम करते थे उनकी सारी जो जॉब्स हैं वो चली गई थी. ओके. क्वेश्चन नंबर 10. डैश कनेक्टेड इंडिया टू चाइना, पर्शिया, इजिप्ट. नाउ दिस क्वेश्चन इज लाइक मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री. हमेशा ये क्वेश्चन आता है. सिल्क रूट बोलते हैं उसको जो कनेक्ट करता है चाइना, पर्शिया, इजिप्ट और रोम को इंडिया से. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 11. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन? ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन की कैरेक्टरिस्टिक पूछी है आपसे. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. सारी ही जो है वो सही है. कंपनी प्रोड्यूस गुड्स और मार्केट सर्विस इन मोर देन वन कंट्री. एक से ज़्यादा कंट्री में ये ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन जो होता है वो गुड्स प्रोड्यूस करता है. कंपनीज में बी रिलेटिवली स्मॉल फर्म्स बट 1 or 2 फैक्ट्रीज आउटसाइड द कंट्री. यानी स्मॉल फर्म्स हो सकती है और उसकी फैक्ट्रीज बाहर भी हो सकती हैं. दीज कंपनीज आर वेल नोन ऑल अराउंड द वर्ल्ड. यानी पूरी वर्ल्ड में वो फेमस होती हैं, सब उनको जानते हैं. ओके. क्वेश्चन नंबर 12. फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया कौन सी है इसमें से? द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज मुंबई. क्वेश्चन नंबर 13. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द बेस्ट इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन? बेस्ट कौन सा है इसमें से? सो द करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव. दिस इज मेंशन इन योर एनसीईआरटी. क्वेश्चन नंबर 14. प्रीपेड कैश कार्ड्स वर बैंड बिकॉज ऑफ व्हाट? इट वाज बैंड बिकॉज क्रिमिनल्स जो हैं वो आसानी से एस्केप कर सकते हैं, पकड़े नहीं जाएंगे, इसलिए इसको बैन कर दिया गया था. क्वेश्चन नंबर 15. विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम वर प्रिजर्व्ड? मेडिसिन, योगा, एग्रीकल्चर. तो अगर हम लोग ट्रेडिशनल नॉलेज की बात करें सो इट इज बोथ ए एंड बी, दैट इज मेडिसिन एंड योगा. क्वेश्चन नंबर 16.
Now, they cannot study society as though it was an isolated entity. The compensation of space and time has changed this. They have to study village, family, movement, child rearing practice. यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यहाँ पर sociologists की बात हो रही है. They जो है वो यहाँ पर sociologist हैं. Question number 17. Dash systematized and transformed Sanskrit grammar and phonetics around the 4th century BCE. He was Afghan origin. सो यहाँ पे बात हो रही है पनिनी की. पनिनी को आप लोग जानते हो, संस्कृत से हम लोग उसको एसोसिएट करते हैं. Question number 18. Dash was part of system that required new sources of capital, raw material, energy market and a global network that sustained it. Often globalization identifies large scale movement of people or migration as a defining feature. Now यहाँ पे किसकी बात हो रही है? The correct answer is B, that is colonialism. This is directly mentioned in your NCERT. Question number 19. The Indian economy has witnessed a series of reforms in all major sectors of the economy: agriculture, industry, trade, foreign investment and technology, public sector, financial institution. The basic assumption was that greater integration into the global market would be beneficial to the Indian economy. The reformers are known as what? The correct answer is B, that is reform of 1991. Question number 20. 1st April, all types of dash on imports were withdrawn. Tariff bounces, investment restrictions, quantitative restrictions, none of the above. The correct answer is C, that is quantitative restriction. Okay, जिसको हम लोग QR भी बोलते हैं. Okay. Question number 21. In 2000s, dash were set all over India to serve as a strong socio-cultural function: MNCs, PCOs, commercial banks, cooperative societies. The correct answer is C, that is PCOs. Public call office जिसको हम लोग कहते हैं. Okay. Question number 22. Ilbert Bill agitation happened in which year? The correct answer is A, that is 1883. Question number 23. Amrita Bazar Patrika newspaper was published in which language? The correct answer is A, that is English. Question number 25. In which year AIR acquired the popular channel Vivid Bharati? Vivid Bharati कब आया था? Question ये है. The correct answer is A, that is 1957. Now let us do the last unit of the CUET syllabus, that is social movements. Social movements के हम लोग 20 questions solve करेंगे. Question number 1. According to which sociologist, social movements can lead to disintegration or disorder of society, which is more important than individual? Karl Marx, Emile Durkheim, Max Weber या फिर McCarthy? So the correct answer is B, that is Emile Durkheim. Question number 2. Theory of collective action was proposed by Zalt, E.P. Thompson, Mancurelson या फिर James Scott? So the correct answer is C, that is Mancurelson. Question number 3. Dash is most visible form of collective action: protest, revolt, street fight या फिर negotiation? The correct answer is A, that is protest. Question number 4. The movement that radically transform social relation by capturing power are known as what? Reformist, revolutionary, redemptive या फिर सत्याग्रह? The correct answer is B, that is revolutionary. Question number 5. The right to information campaign is an example of what? Redemptive, रिफॉर्मिस्ट, रेवोल्यूशनरी या फिर ओल्ड स्कूल? नाउ देखो, सोशल मूवमेंट पे मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बनाए हैं. सोशल मूवमेंट क्या होता है, उसके फीचर्स, एंड एक वीडियो है टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट. तो आप लोग उसको ज़रूर देख लेना. अगर आपको ये चैप्टर प्रिपेयर नहीं है या आपको नहीं आता है तो एक बार उसको ज़रूर से देख लेना. ठीक है. द करेक्ट आंसर हियर इज बी, दैट इज रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट. Question number 6. Which of the following are the essential elements in creating social movements? The correct answer is A, that is all of the above. Now these are directly from your NCERT. एकदम NCERT में same to same यही line mention है. Question number 7. Who wrote the book The Logic of Collective Action? किसने ये book लिखी है? The correct answer is C, that is Mancure Olson. Okay. Question number 8. Which among the following is not a form of protest? Candlelight processions, satyagrah, silent march, writing complaint letters?
The correct answer is D, that is writing complaint letters. Question number 9. In which period there was growth of autonomous women's movement? 1950, 1960, 70 या 80? The correct answer is C, that is 1970s. Now you have to know that 1970 जो है आपका ईयर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ से आती हैं, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10. डैश वॉज अ सोशल मूवमेंट फॉर पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन इन इंग्लैंड. कौन सा सोशल मूवमेंट है ये? द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज चार्टिज्म, ठीक है, चार्टिज्म याद रखना, ये भी एनसीईआरटी से ही है. क्वेश्चन नंबर 11. अ डैश रिक्वायर्स सस्टेन्ड कलेक्टिव एक्शन. तो ये मैंने जो वीडियो बनाया है वहाँ पर मैंने ये सारी बातें एक्सप्लेन की हैं, सोशल मूवमेंट की इसमें बात हो रही है. प्लीज़ उस वीडियो को देखना, मैं बार बार बोलूँगी, अगर नहीं आती हैं ये सब चीज़ें या एज अ रिविजन ऑल्सो यू शुड वॉच दैट वीडियो, क्योंकि उस वीडियो से आपको ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी. क्वेश्चन नंबर 13. In which year the government passed the Fourth Factories Act, which reduced the working day to 10 hours? 1920, 1921, 22 या 23? The correct answer is C, that is 1922. Question number 14. The Adi Dharma movement was visible in the state of Punjab, Maharashtra, Chhattisgarh या फिर Delhi? The correct answer is A, that is Punjab. Question number 15. When did Naxalite movement started from the reign of Naxalbari? 1946, 1967, 1929 या फिर 1968? The correct answer is B, that is 1967. Question number 16. When Raja Ram Mohan Roy campaigned against Sati and established the Brahmo Samaj, Sati supporters formed what? The correct answer for this is B, that is धर्म सभा. ओके, धर्म सभा याद रखना, जिन्होंने सती प्रथा को सपोर्ट किया था, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 17. री इन्वेंटिंग रेवोल्यूशन बुक किसकी है? द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज गेल ऑम्बिट. क्वेश्चन नंबर 18. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ क्लास बेस्ड मूवमेंट? डेक्कन रायट 1857, तेभागा मूवमेंट, बरदोली सत्याग्रह, चिपको मूवमेंट? द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज चिपको मूवमेंट. Question number 19. Resource mobilization theory of social movement, it is a very important theory. ये किसकी है? MC Carthy, Zald, Menkeu Rolson या फिर Max Weber? The correct answer is A, that is MC Carthy. Please remember, और इसको पढ़ के भी जाना, एग्जाम में important है. Question number 20. दलित literature opposed which system? चतुर्वर्ण, त्रिवर्ण, निर्वाणा या फिर उल्लेखा? The correct answer is A, that is चतुर्वर्ण. So that's it for today. I hope you liked this video. एंड ये वीडियो ना सिर्फ CUET UG के लिए था, बट बाकी के जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इट इज़ अ compilation of all the questions from NCERT, and NCERT is a very important source for all the sociology exam. And if you're watching me for the first time, don't forget to subscribe. Now मैंने ये जो कटआउट लगाया है ये मैंने अपनी ही ID से लगा दिया, तो यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन ही नहीं है, ठीक है, बट ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब करिएगा अगर आप सोशोलॉजी के स्टूडेंट हैं. एंड इसके अलावा हाँ, प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर से चेक कर लेना, सब कुछ मैनेज्ड है प्लेलिस्ट में. और ये वाला जो टेलीग्राम है ये मेन टेलीग्राम चैनल है जिसको मैं चलाती हूँ, तो जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको इसी के थ्रू मिलेगी, ठीक है. तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये टेलीग्राम आपको ज़रूर से ज्वाइन करना है. ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, डाउट है किसी भी एग्जाम से रिलेटेड सोशोलॉजी सब्जेक्ट में, तो आप मुझसे यहाँ पर बात कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं रिस्पॉन्स दूंगी आपको, ठीक है. दिस इज़ द यूजी ग्रुप जिसमें सिर्फ अभी 12 मेंबर्स हैं, ठीक है. अगर आप 11th में हैं, आप 12th में हैं, आप सोशोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो आप ये वाला ग्रुप ज़रूर से ज्वाइन करिएगा. डिस्कशन ग्रुप में मोस्टली जो है वो पीजी वाले हैं और जो नेट के स्टूडेंट्स हैं वो हैं, तो इसीलिए मैंने यूजी के लिए एक अलग से ग्रुप बना दिया है ताकि जो एक एज ग्रुप में है वो एक जगह पे रहे, राइट. तो यूजी वाले आप लोग प्लीज़ ये वाला जो टेलीग्राम है, ये सोशोलॉजी CUET UG, ये वाला ग्रुप ज़रूर से ज्वाइन कर लेना. और जैसे मैंने बताया ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम है और ये मेन चैनल है जो आपको ज्वाइन करना है. थैंक यू वेरी मच गाइज, कीप लर्निंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टुमारोज एग्जाम.